Hello students, welcome to Icon Careers. So this video is specially designed for all the students who are appearing for IPMAT CU, other BBA entrance examination. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स का लेक्चर नंबर 1 एंड वी विल बी डिस्कसिंग द टॉपिक परसेंटेज। तो स्टूडेंट्स परसेंटेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप जो भी एग्जाम्स देने वाले हैं उसके अंदर अर्थमेटिक आएगी ही आएगी और अर्थमेटिक की जो फाउंडेशन वो होती है परसेंटेज एंड रेशियो। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है कि जो आने वाले एग्जामिनेशन होंगे उसमें परसेंटेज तो आएगा ही आएगा, लेकिन आने वाले चैप्टर्स में आपका परसेंटेज का रोल बहुत बढ़ जाता है। अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज पर डिपेंडेंट है, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन और शायद ऐसा कोई भी चैप्टर दूसरा नहीं है दैट इट बी मेंसुरेशन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, जहां पे हम परसेंटेज का क्वेश्चन नहीं क्रिएट कर सकते। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि हमें परसेंटेज हमें बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो। और वो क्लैरिटी कैसे आएगी, आप इस वीडियो को देखिए पूरा और आप देखेंगे कि वो भी छोटी छोटी बातें जो हम देखेंगे वो कैसे एक बड़े कंसेप्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट। तो परसेंटेज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात जो इंपॉर्टेंट आती है बोलते हैं कि व्हाट इज परसेंटेज, व्हाट इज परसेंटेज, व्हाट इज व्हाट इज स्टूडेंट्स। तो हम किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए जानना जरूरी है कि हम पढ़ क्या रहे, इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी। मैथमेटिशियंस जब पहले पढ़ रहे थे, जब उन्होंने कुछ सोचा था तो परसेंटेज की नेसेसिटी क्या थी। जब हम उस चीज की नेसेसिटी समझ लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि उसकी एप्लीकेशन कहाँ होगी। तो परसेंटेज को अगर मुझे बहुत सिंपली डिफाइन करना हो तो मैं बोलूंगा किसी भी चीज की 100 पर वैल्यू निकालो, तो हम परसेंटेज बोलेंगे। द वैल्यू ऑफ एनीथिंग ऑन द स्केल ऑफ 100, द वैल्यू ऑफ एनीथिंग ऑन द स्केल ऑफ 100। मैं सिंपल बोलूं आउट ऑफ 100 चीज की आउट ऑफ 100 वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो वो क्या होती है, वो होती है परसेंटेज। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप 10th क्लास में थे, आपके आउट ऑफ 500 मार्क्स आपके 400 मार्क्स आए। ओके, दैट्स 400 आउट ऑफ 500 आपका स्कोर था, लेकिन आपने उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, इनटू 100, और आपका परसेंटेज बना 80%। ठीक है, अब देखिए मेरी बात, यहाँ पे जो आपका स्कोर था वो आउट ऑफ 500 था, लेकिन जब आप परसेंटेज बता रहे हो किसी को आउट ऑफ 100 बता रहे हो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग कॉलेजेस हो सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग स्कूल्स हो सकते हैं, तो सबके मैक्सिमम मार्क्स अलग हो सकते हैं, चाहे राजस्थान बोर्ड अलग हो, सीएससी अलग हो, आईसीएससी अलग हो, इंडिया में तो बहुत सारे बोर्ड्स हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकाला गया, इसका सॉल्यूशन ये निकाला गया कि हम ना परसेंटेज बेसिस पे बात करेंगे, ताकि जब भी आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लो, कोई भी इंटरव्यू अपेयर करो तो उन्हें कंफ्यूजन ना हो, वो आउट ऑफ 100 ही देख पाए। ठीक है, एक कंपैरिजन आसान हो जाए। तो यहाँ से हमें एक बात और समझ में आई, व्हाट इज द लाइक नीड ऑफ परसेंटेज, पर्पस ऑफ परसेंटेज। का पर्पस क्या रहा होगा, का पर्पस रहा होगा परसेंटेज हमारी मदद करता है किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा चीजों को कंपेयर करने के लिए। हम परसेंटेज सुनते ही फटाक से कंपेयर कर लेते हैं। मैं बोलूं इसके 70% इसके 90%, आप फटाक से कंपैरिजन कर लेंगे। मैंने आज 50% खाना खाया, मैंने आज 60% खाना खाया, आप फटाक से कंपैरिजन कर लेंगे। आपको एक्चुअल वैल्यूज जानने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो ये हुआ परसेंटेज का काम। यहाँ पे हमने देखा कि एक 400 अपॉन 500 को मैंने किया 100 से और आगे कितना, 80%। अब यहाँ पे हम एक बात समझते हैं। मैंने आपके सामने एक चीज लिखी अभी थोड़ी देर पहले, दैट वाज 400 आउट ऑफ 500। मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 100 से, एंड मेरा आंसर वापस कितना आ गया, 80%। ओके, नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज अ फ्रैक्शन, दिस इज अ दिस इज व्हाट, दिस इज अ परसेंटेज। एक और बात मैं आपको समझा दूं, आपने यहाँ देखा होगा मैंने 80 के बाद एक सिंबल लगाया है, ऐसा कुछ, ऐसा हम सिंबल यूज करते हैं। आप सभी ने ये सिंबल देखा ही होगा, क्योंकि परसेंटेज एक ऐसी चीज है जो हम बचपन से ही देखते आए हैं, बचपन से ही लोग हमसे पूछते आए हैं, बचपन से ही बताते आए हैं। तो परसेंटेज का ये सिंबल हम लगाते हैं, सामने वाले को देख के समझ में आ जाए दिस इज द रिलेटिव वैल्यू नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर कोई आपसे पूछे आपके 8th 10th में कितने आए थे,
तो आप 80 लिखोगे तो शायद वो कंफ्यूज हो जाए। जब आप उसके सामने ये लगा देंगे, क्लियर हो जाएगा कि आप 80% बोलना चाह रहे हैं। तो अगर हम 80 लिखते हैं तो सामने वाला 80 मार्क्स समझ सकता है, 80 एज एन एब्सोल्यूट वैल्यू समझ सकता है। लेकिन अगर हमने परसेंटेज लिख दिया उसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं है, दैट इज अ रिलेटिव वैल्यू, आउट ऑफ 100 आप वैल्यू बता, इसीलिए हम यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक टर्म इंट्रोड्यूस की है, फ्रैक्शन। मैंने टर्म इंट्रोड्यूस की है क्या, फ्रैक्शन। व्हाट इज फ्रैक्शन, क्या होती है? जब हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे तो हमें बताया जाता था कि एनीथिंग दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ए बाई बी फॉर्म, ऐसी कोई भी चीज जिसको मैं ए बाई बी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाऊं, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। कोई भी चीज जिसको मैं ए बाई बी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाऊं उसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं। वेयर, एक ही कंडीशन थी बस यहाँ पे, वेयर पी शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। बाकी रियल नंबर वगैरह उन सब की बातें हैं, लेकिन सिंपल सिंपल डेफिनेशन में बात करूं तो ऐसी कोई भी चीज जिसको मैं ए बाई बी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं जहां बी जीरो ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो दिस इज अ फ्रैक्शन, दिस इज अ परसेंटेज। अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो एक फ्रैक्शन को एक परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने इनटू किया है 100, क्या है 100 से। मतलब अगर कोई भी फ्रैक्शन है, अगर मुझे उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करूं, उसे कर दूं किस 100 से और मेरी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ 3/4 एक फ्रैक्शन है, आपको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, टू किया 100, आंसर कितना आ गया। ठीक है, मैं बोलता हूँ 1/3 एक फ्रैक्शन है, टू करना है 100 से, आंसर कितना आ जाएगा 33 1/3 पर। ठीक है, मैं बोलता हूँ 1/5 फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इनटू 100, ये कितना हो जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें हैं। अब हमें एक बात समझ में आई, अभी तक हमने ये पढ़ा कि परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज का पर्पस क्या होता है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब थोड़ी सी बात हम फ्रैक्शंस की कर लेते हैं, फ्रैक्शंस क्या होता है। देखो, जो फ्रैक्शंस होती है, फ्रैक्शंस जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट इसलिए कि फ्रैक्शंस और परसेंटेज आपस में ना कन्वर्टेबल है, दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। इसीलिए हमारी फ्रैक्शन पे जो कमांड होनी चाहिए वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। इससे क्या होगा, हमें अगर फ्रैक्शन की दुनिया समझ में आ गई तो परसेंटेज की दुनिया हमारे लिए वैसे भी आसान होने वाली है। ठीक है, चलिए, फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन तीन टाइप की होती है। पहली होती है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। एक होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, ओके। तो मेरे लिए प्रॉपर फ्रैक्शन को भी जानना है मुझे और इम्प्रॉपर को भी जानना है, मिक्स्ड को हम अभी देखते हैं। फ्रैक्शन की तीन कैटेगरी मैंने और भी बहुत सारी कैटेगरी होती है, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। मैं बॉस उस वास्ट कैटेगरी में नहीं जा रहा हूँ, हमें टर्मिनोलॉजी से ज्यादा कंसेप्ट समझने पे ध्यान देना है और छोटे से चीजों में ही बहुत सारा आउटपुट निकालना है। ओके, और मैं आपको बिल्कुल भरोसा दिला सकता हूँ कि आप ये सारा कंटेंट देखेंगे उसके बाद आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चंस करेंगे, आपसे बिल्कुल बिल्कुल होंगे। ये चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हम वो सारे क्वेश्चंस करने भी वाले हैं और आप देखेंगे कि ये सारे कंसेप्ट यहीं से निकले हैं। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो प्रॉपर फ्रैक्शन इज समथिंग लाइक 2/5, लाइक 3/7, लाइक 5/9। ओके, क्या क्या मतलब हुआ अभी समझते हैं। लाइक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज 5/2, 7/3 एंड 9/4। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर में एक डिफरेंस ये हुआ, एक ही डिफरेंस है, एक डिफरेंस ये, डिनोमिनेटर यहाँ पे हमेशा बड़ा होता है न्यूमरेटर से। ठीक है, और यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर। अगर मैंने जब आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि फ्रैक्शन क्या होती है, एनीथिंग दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ए बाई बी फॉर्म, यहाँ पे जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, इसे हम बोलते हैं न्यूमरेटर। ये वाला जो पार्ट होता है वो होता है डिनोमिनेटर। देखिए, बहुत बेसिक से चलूंगा मैं, जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ा हुआ होगा उनको लगेगा शायद थोड़ा बहुत कि सर आप बहुत बेसिक कर रहे हो, लेकिन ट्रस्ट मी, बेसिक ही है जो आपको बेस्ट बना सकता है। बेसिक आपका वीक है, इसीलिए आप उस क्वेश्चन को क्रैक नहीं कर पाते हो, और जब आप उसका सॉल्यूशन देखते हो तो आपको लगता है कि 2 लाइन में कैसे सॉल्व हो गया। तो बेसिक बहुत ज्यादा जरूरी है।
कभी कभी ना आपको उन कंसेप्ट को इम्बाइब करने की जरूरत होती है जो हम शैलो तरीके से पढ़ते हैं और बहुत डीप उनमें जाना नहीं चाहते, या शायद जा नहीं पाते हैं, या ले जाए नहीं गए होते हैं। तो वो सारे जो आपके कंफ्यूजन है वो सारे दूर हो जाएंगे। मुझे ये बताना जरूरी है, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट्स को ऐसा लगे कि आप बहुत ज्यादा मैथ्स ज्यादा अच्छी नहीं थी, या बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है, तो उनको भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम बिल्कुल छोटी छोटी चीजों को लेकर चलेंगे। फ्रैक्शन क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, मैं आपको सब बताऊंगा। और जिन लोगों को लगता है कि उन्हें थोड़ा बहुत आता है, थोड़े टाइम आप वेट करिए, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ओके, चलिए। तो प्रॉपर फ्रैक्शन हमने सीख लिया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमने सीख लिया। भाई यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा होता है और यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा होता है, एक बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। बात है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है, हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब एक कन्वर्ट करते हैं किसी फॉर्म में, तो उसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मैं बोलता हूँ 100/3, तो 100/3 कैसी फ्रैक्शन है? 100/3 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये हुआ 100 डिवाइड बाई, कि मैं इसे डिवाइड करने वाला, प्रॉपर है, नाम में ही इम्प्रॉपर है, मतलब इसका कुछ तो सेटलमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं टेबल पढ़ता हूँ 3 की। 3 3 जार 9, ये हो गया 1, ये हो गया 0, 3 3 जार 9, ये हो गया 1। ये मेरा इसका डिवीजन हो गया। अब मेरी बात को सुनिए ध्यान से। यहाँ पे एक चीज ये है, एक चीज ये है, एक चीज ये है, और एक चीज, 4 चीजें हैं मेरे पास। इन चारों के कुछ नाम होते हैं। इसका नाम होता है रिमाइंडर, इसका नाम होता है क्वोशिएंट, इसका नाम होता है डिवीजर, और इसका नाम होता है डिविडेंड। ठीक है, अगर आपको ये बात पता थी तो बहुत अच्छी बात है। नंबर सिस्टम में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बन सकते हैं कंसेप्ट से। अगर आपको ये बात नहीं पता थी तो आप इसे लिख लीजिए और आज के बाद ध्यान रखिएगा किस किस चीज को क्या क्या बोलते हैं। और यहाँ पे एक बात और हमें देखनी होगी, जो डिविडेंड होता है, जो डिविडेंड होता है वो होता है डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे मैं बोलूँ तो 100 किसके बराबर है? 3 इंटू 33 प्लस। ठीक है, तो डिविडेंड हमेशा किसके बराबर होता है? डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम? सबसे पहले उसका क्वोशिएंट लिख, मैंने यहाँ पे लिखा क्वोशिएंट 33, फिर हम उसका रिमाइंडर लिखते हैं 1, फिर हम उसका डिवीजर लिखते हैं। इस चीज की मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट होके क्या आ गई? 33 1/3। ठीक है, सबसे पहले हम क्वोशिएंट लिखते हैं, फिर हम रिमाइंडर लिखते हैं, फिर हम डिवीजर लिखते हैं। 33 1/3 ये मिक्स फ्रैक्शन होती है। इसका बेसिकली मतलब क्या है? मिक्स फ्रैक्शन का मतलब है कि इसके अंदर एक नंबर भी है जो पूरा पूरा है, और एक फ्रैक्शन भी है। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि 1.5, बोलता हूँ 2 1/3 प्लस 1/3। मैं किसी भी चीज को ऐसे भी लिख सकता हूँ और किसी चीज को वापस ऐसे भी ला सकता हूँ। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अब मिक्स फ्रैक्शन आई 33 1/3, 100/3 को। जैसे कि मैं अगर एक और कन्वर्ट करके बताऊं आपको, एक और मैं कन्वर्ट करके बताऊं, लेट्स से 170/11, तो अपने को कन्वर्ट कर 170 11 सर 11 0 5 ज़ा 5, और ये हो जाए, ये मेरा सबसे पहले आएगा, फिर मैं 5 लिखूंगा, फिर मैं 11 लिखूंगा। ठीक है, ठीक है, यहां से यहां हम आ गए, लेकिन अगर मुझे वापस यहां से यहां जाना हुआ तो मैं क्या करूंगा? मैं इन दोनों को करूंगा मल्टीप्लाई, और इस चीज को कर दूंगा ऐड। मतलब 11 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 15 से, और उसमें ऐड कर दूंगा 5, और डिनोमिनेटर तो मैं सेम ही रखूंगा। तो इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में आना हमने सीख लिया, और मिक्स्ड से वापस इम्प्रॉपर में जाना भी हमने सीख लिया। ठीक है, आई होप ये बातें अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगी। लेकिन ठीक है, ये लेक्चर की बिगनिंग है, मेरे पास बहुत कुछ सीखने के लिए है, और अगर आपको पता थोड़ा सा है ना, रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम, ये हमको पता लग गया कि कुछ जो फ्रैक्शंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और वो फ्रैक्शंस
पे हमारी कमांड बहुत अच्छे से होनी। देखिए हमें कुछ ना कुछ परसेंटेज वैल्यूज है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज वैल्यूज है, फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यूज, वैल्यूज थोड़ी समझनी होगी, क्योंकि ये वैल्यूज समझनी क्यों है, क्योंकि ये वैल्यूज हमारे काम आने वाली है हमारी प्रिपरेशन जर्नी में। तो थोड़ा अच्छा है कि हम इससे थोड़े से फेमिलियर रहें। ठीक है, कुछ कुछ वैल्यूज आपको इस प्रिपरेशन जर्नी में याद भी हो जाएगी, और थोड़ा सा अगर आप कोशिश करेंगे तो याद भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करें वैल्यूज की। जैसे बोलता हूँ कि पहला कंफ्यूजन क्या सर, वन एक फ्रैक्शन है, वन एक फ्रैक्शन है। हाँ जी, वन एक फ्रैक्शन है। वन एक फ्रैक्शन क्यों है? स्टूडेंट्स बोलते हैं सर क्या फाइव एक फ्रैक्शन है? हाँ भाई, फाइव भी एक फ्रैक्शन है। 5 by 1, anything that can be represented in a by b form where b is not equal to, condition fulfill हो रही है। तो 1 एक फ्रैक्शन है, yes, anything that can be represented in a by b form where b is not equal to 0, ये भी वो कंडीशन फुलफिल। तो माइनस वन भी एक फ्रैक्शन हुआ, माइनस वन अपॉन वन। फाइव भी एक फ्रैक्शन हुआ, फाइव अपॉन वन। ठीक है, तो वन अपॉन वन भी एक फ्रैक्शन हुआ, और अगर ये एक फ्रैक्शन है तो इस परसेंटेज में क्या करेंगे, 100, एंड दैट विल बी 100। ओके, अगर मैं बोलता हूँ वन बाई टू की बात करूं, वन बाई टू इंटू हंड्रेड कितना होगा, परसेंटेज। वन बाई थ्री इंटू हंड्रेड कितना हुआ, 33, 1/3%। ठीक है, नेक्स्ट मैं देखता हूँ कई बार लोग डेसिमल्स में भी याद करने की कोशिश करते हैं इन वैल्यूज को, तो देखिए आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। आप मिक्स फ्रैक्शन में याद करिए, क्योंकि कैलकुलेशन वाइज वो थोड़ा ज्यादा इजी पड़ेगा। आप नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स की वैल्यूज याद करके कैलकुलेशन में करेंगे तो थोड़ा सा इशू हो जाता है कई कई बार। ठीक है, 1/4 इंटू हंड्रेड, दैट इज 25%। 1/5 टू हंड्रेड, 1/6 हंड्रेड, बाई 3%। 1/7 इंटू हंड्रेड इक्वल 14। 1/8 इंटू हंड्रेड, 12.5%। 1/9 इंटू हंड्रेड इज इक्वल्स टू 9। 1/10 हंड्रेड, 10%। ऐसे ये सारी आप कैलकुलेट करिएगा। मेरे को ये वैल्यूज याद है तो मैं ये वैल्यू लिख रहा हूँ। ठीक है, आप ऐसे कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिएगा। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि 1/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, आपका आंसर क्या होगा, 16 2/3%। अगर आपसे कोई पूछेगा 14 2/7% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप बोलेंगे 1/7। अगर कोई आपसे पूछता है कि 12.5 का फ्रैक्शन क्या होता है, आप बोलेंगे 1/8। कोई बोले 1/8 का परसेंटेज क्या होता है, आप बोलेंगे 12.5। ठीक है, काफी स्टूडेंट्स ना बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो जाते हैं ये सारी वैल्यूज देख के, और उन्हें लगता है कि सर हम तो अभी टेबल, स्क्वायर्स और क्यूब में ही स्ट्रगल कर रहे हैं और आपने बहुत सारी वैल्यूज और दे दी है। देखिए यहाँ पे आपकी जो मेमोरी है ना, वो इस तरीके से काम करेगी कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आप कोई दिक्कत नहीं, आप सारी वैल्यूज को लिख लीजिए और स्टिक कर लीजिए, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। धीरे 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 आप देखेंगे कि वो वैल्यूज आपको याद होने लगी है। ट्रस्ट मी, हजारों स्टूडेंट्स ऑलरेडी याद कर चुके हैं मेरे सामने ही, आप भी कर लेंगे। बस आप ना उनको ओवरवेल मत हो जाना इन वैल्यूज से कि ये वैल्यूज कभी याद नहीं हो सकती। बिल्कुल हो जाएगी, बहुत इजी सी बात है। थोड़ा टाइम इन पे स्पेंड कीजिए। आप इसकी फोटो खींच के रख सकते हैं अपने पास, आप इसे पेस्ट कर सकते हैं अपने स्टडी एरिया में, और टाइम मिले तो उसे पढ़ते रहिए और दिन में एक आध बार इसे लिखने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे कि 10-15 दिन में ही काफी सारी वैल्यूज आपको याद हो गई है। ठीक है, बात करूं 1/11 की। 1/11 इंटू हंड्रेड विल बी 9 1/11%। ओके, 1/12 इंटू हंड्रेड, 8 1/3%। 1/13 टू हंड्रेड, 7 9 by 1/14 into 100 will be 7 1/7. 1/15 to 100 equals to 6 2/3. 1/16 into 100, 1/17 into 100, 5 by 17. By 8 200 will be 5 5 by 9%.
1/19 55/19 1/20 into 100 will be equal 5%। तो मैंने यहाँ पे जो परसेंटेज वैल्यूज लिखी है वो 1/1 से लेकर 1/20 तक की सारी परसेंटेज लिख ली है। ओके, आप इन्हें लिख लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि इनके अलावा और कोई वैल्यूज काम नहीं आती, कुछ एक और वैल्यूज और हमारे काम आती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो अगर इसी में कंटिन्यू करूं मैं, तो एक जो वैल्यू होती है वो 1/24 हमारे काम की होती है। काफी टाइम मैंने देखा ऐसे, ये होती है 4 1/6 होती है 1/40%, 1/40 की परसेंटेज वैल्यू दैट इज 2.5 2.5%, 2.5। तो ये सारी वैल्यूज है, ठीक है। अब ये वो सारी वैल्यूज है जिनका न्यूमरेटर 1 होता है, वो हमारे काम की होती है। कुछ और भी वैल्यूज होती है जिनका न्यूमरेटर 1 नहीं होता, वो हमारे काम की होती है। वो भी हम आने वाले टाइम में देख लेंगे। अभी के लिए आप ये देख के चलिए कि ये वैल्यूज आपको एक बार याद हो जाए, ठीक है। अब 1/30 भी देख सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ वैल्यूज जब आप इसके अंदर डाइव करेंगे तो आप ये देखेंगे कि बहुत सारी वैल्यूज आप ओरली निकाल पा रहे हैं। ये तो बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अब 1/50 कितना होता है, वो 2% होता है, वो आप समझ ही गए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये सारी वैल्यूज तो हमने लिखी, अब इनका काम क्या होगा, इनका काम हम समझते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं, अब मैं करने क्या वाला हूं, अब हम बात करने वाले हैं कि एक फ्रैक्शन और एक परसेंटेज के बीच में रिलेशन क्या होता है। फ्रैक्शन परसेंटेज का रिलेशन क्या। अब मेरी बात समझिए, अगर मैं आपको बोलता हूं कि 75% इज इक्वल्स टू 3/4, ओके, और मैं आपसे पूछूं कि इस चीज का मतलब क्या है, ठीक है, तो हम अलग अलग मतलब बता सकते हैं कि 75% को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो वैल्यू 3/4 आती है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, कभी भी हमारे मैथ्स के अंदर कैलकुलेशन जब हम कर रहे होते हैं और परसेंटेज का सिंबल आ जाता है, तो हम सिंपली उस परसेंटेज के सिंबल को 1/100 से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं, 75% था, मैंने आपको क्या बोला, परसेंटेज का सिंबल बाई 100। कभी भी पूरी मैथ से किसी भी कैलकुलेशन में आपके सामने परसेंटेज आता है, आप उसे रिप्लेस कर दीजिए 1/100। 75% का मतलब हुआ 75 इंटू 1/100। हम सिंपली इसे ऐसा भी लिख सकते थे, सीधा सीधा 75/100, इसे सीधा सीधा 75/100 भी लिख सकते थे। अब एक फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, और सिंपलेस्ट फॉर्म का होने का मतलब है उसके अंदर कुछ भी कॉमन ना हो। टेक्निकली स्पीकिंग आपस में को प्राइम नंबर हो, ठीक है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे दो नंबर जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, जैसे 3 और 4 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन मैं 75 और 100 की बात करूं तो यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे इन दोनों ही नंबर्स के अंदर 25 कॉमन है, दोनों ही 25 की टेबल में आते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब है 4 का ये हुआ 75% इसको 3/4, इसका मतलब है 75% of 4 is 3, 75% of 4 is 3। तो ये रिलेशन हुआ परसेंटेज और फ्रैक्शन के बीच में। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको। 16 2/3 परसेंटेज होता है 1/6। और अगर आपसे कोई इस बात का मतलब क्या है, तो आप ये बोलेंगे कि 16 2/3 परसेंट ऑफ 6 1/3% ऑफ 6 इज 1। ठीक बात है। और भी जो भी बातें हम देखते रहेंगे, और थोड़ा टाइम वेट करिए, बहुत सारे कंसेप्ट आपको भी सीखना बाकी है। अगर मैं इस चीज को लिखना ना चाहूं और सीधा बताना चाहूं तो 4 का 75% 3 होता है, 6 का 16 2/3% 1 होता है, ठीक है। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं, और जैसे जैसे उन क्वेश्चंस के अंदर कॉन्सेप्ट्स आते जाएंगे हम उन्हें पढ़ते जाएंगे, ठीक है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है ये वाला। अब इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन ये बोला कि द प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस फ्रॉम ₹250 300, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। कुछ चीज पहले ₹250, अब वो कितने की हो गई है, ₹300 हो गई है। 300 कितने का इंक्रीज हुआ है, रुपीज का क्या। अब
देखिए परसेंटेज हम कभी भी कैलकुलेट करते हैं तो हमें एक रेफरेंस वैल्यू चाहिए। डिनोमिनेटर जो होता है ना वो हमारी रेफरेंस वैल्यू होती है, वो हमारी बेस वैल्यू होती है और हम हमेशा परसेंटेज उसी के ऊपर कैलकुलेट। कभी भी हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देख रहे होते हैं तो जो बेस वैल्यू होती है वो हमारी प्रीवियस वाली वैल्यू होती है, क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना। परसेंटेज का मतलब क्या था? कंपैरिजन करना। और कंपैरिजन हम हमेशा कहां से करेंगे? प्रीवियस वैल्यू से। तो प्रीवियस वैल्यू से ही हम कंपेयर करते हैं, मतलब प्रीवियस वैल्यू को ही हम डिनोमिनेटर रखते हैं। आप सिंपल सी बात समझिए, एरो जहां से शुरू हो रहा है ना दैट विल बी द डिनोमिनेटर। ठीक है, कई स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आ गई होगी कि सर बहुत बड़े इजीली आप पता लग ही रहा है कि 250, लेकिन समझिए आगे वाले क्वेश्चंस में शायद आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी आई है सोचने में तब बेस क्या है। तब मैं आपको यही लाइन बोलूंगा जो मैंने अभी। इसका मतलब 50 का इंक्रीमेंट हुआ है इस पे 250 पे। 50 का इंक्रीमेंट हुआ है 250 इंटू, अगेन इसे सॉल्व करना है। 0 से 0 कट हुआ, 25 से जो 100 होता है वो 4 टाइम्स कट होता है और 5 इंटू 20%। ऑप्शन नंबर ए 20% विल बी माई राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The price of commodity diminished by 10% and after a few days increased by 20%. Okay, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसी चीज की जो प्राइस है वो 10% से पहले कम हो गई, फिर 20% से क्या हो गई? चलिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए कोई चीज की इनिशियल वैल्यू थी वो 100x थी। इनिशियल वैल्यू थी, इनिशियल प्राइस क्या थी? 100x। ठीक है, अब जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनको एक बार करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, साथ में आप वीडियो पॉज करके उसको करिए और फिर देखिए कि उसका सॉल्यूशन क्या है। वरना क्या होगा कि अब आप डायरेक्ट इसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप भी ऐसा ही सोच रहे थे। ठीक है, लेकिन अगर आप मैक्सिमम आउटपुट चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी एफिशिएंसी जो बहुत बढ़ जाए, आपने चैप्टर पढ़ा है तो बहुत नेक्स्ट लेवल चली जाए, और नहीं पढ़ा है तो आपका बेसिक्स मतलब एडवांस लेवल सारा का सारा क्लियर हो जाए। अब मैं बात करता हूँ कि इसका 10% डिक्रीज का क्या, कितना डिक्रीज की? 10% डिक्रीज। 10% ऑफ 100x डिक्रीज हुआ। 10% ऑफ 100x का मतलब 10/100 टू 100x। 100 से 100 कटा, आंसर कौन सी बात है? 100 का 10% 10 होता है, ये हम सब जानते हैं। सॉल्व बस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कल को कोई टिपिकल वैल्यू आ जाए तब भी आपको पता हो कि ये सॉल्व कैसे। इसका मतलब कि 100x में से कितना माइनस कर लो? 10x माइनस कर लो। तो 100x में अगर 10x माइनस कर लिया जाए तो आएगा कि, मैं इधर एक और डायग्राम बना लेता हूँ। 100x पहले प्राइस थी, अब वो कितना हो गई? 90x हो गई। ठीक है, अब वो कितना हो गई? 90x हो गई। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अब वो 20% से इंक्रीज कर दिया गया। अब वो 20% से इंक्रीज कर दिया गया। ठीक है, इतने टाइम का एक्सपीरियंस है मेरा, और मुझे एक बात समझ में आती है कि कई स्टूडेंट्स ने इसका आंसर बोलते हैं कि सर आप इसको 20% इंक्रीज करेंगे ना तो 110x हो जाएगा। आप में से भी शायद बहुत सारे लोगों ने ये किया होगा, और मुझे पता है कि आप लोगों ने बहुत सारे ने किया ही होगा, लेकिन ये गलत है। अब जो मुझे इंक्रीमेंट करना है वो 20% ऑफ 90x कैलकुलेट करना है। 20% ऑफ कितना करना है? 90x। अब जो मेरा इंक्रीमेंट आएगा वो आएगा 90x, 20% ऑफ 90, 20% ऑफ 90, परसेंटेज ऑफ 90x। और आप इसे सॉल्व करेंगे 20/100 इंटू 90x। इससे कटेगा 5 टाइम्स और ये कटेगा कितना? 18x मेरा आंसर है। अब जो मुझे इंक्रीज करना है वो 90x से इंक्रीज करना, बिकॉज आई एम स्टैंडिंग ऑन 90x राइट नाउ एंड आई हैव टू इंक्रीज 20% ऑफ 90x एंड 20% ऑफ 90x विल बी 18x। 90x से जब वो चीज इंक्रीज होगी तो वो कितना हो जाएगी? 108x। 108x। ओके, मैं सिंपली बोलूं, यहाँ पे मैंने -10% किया, यहाँ पे मैंने +20%। और यहाँ से यहाँ पे इंक्रीमेंट होने के लिए +-10x हुआ, यहाँ पे +18x। इनिशियली माय वैल्यू वाज 100x, नाउ माय फाइनल वैल्यू इज 108। कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 8x का इंक्रीमेंट हुआ। और ये इंक्रीमेंट किस पे कैलकुलेट होगा? जहां से एरो शुरू होता है, मतलब इनिशियल वैल्यू, एंड दैट विल बी 100x। परसेंटेज को निकालने के लिए इंटू 100 कर देंगे। 100 से 100, x से x कट गया और आंसर कितना? 8%। 8% विल बी माय राइट आंसर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ जो हो रहा है ना,
उसे हम एक नाम देते हैं और वो नाम है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। नाम क्या देते हैं? सक्सेसिव परसेंट चेंज। सक्सेसिव परसेंटेज सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब है लगातार अगर किसी चीज में हम परसेंटेज चेंज कर रहे होते हैं तो उसे हम बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। और ये क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है। और सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के क्वेश्चंस को करने के और भी अच्छे तरीके हैं हमारे पास। हम अगला क्वेश्चन जब भी इस तरीके का आएगा तब मैं आपको दूसरा मेथड भी बताऊंगा। ये मैंने बिल्कुल बेसिक मेथड से बताया कि अगर आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं पता, कोई स्पेशल नॉलेज नहीं है परसेंटेज के बारे में, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। ठीक है, पर करेंगे, है ना? कर ही देते हैं, काम करते हैं। Now इस दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 एक ऐसा ही क्वेश्चन है जो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए एक तरीका क्या था क्वेश्चन को करने का कि मैं 100 वैल्यू मानता, लेट्स से 100x मानता, 50% डिक्रीज करता, तो इस चीज का 50% डिक्रीज करता तो ये हो जाता 50x, और इस चीज का वापस 50% इंक्रीज करता तो मैं 50x का 50% निकालता एंड दैट इज 25, और 50x और 25x को ऐड कर देता तो दैट इज 75। इनिशियली कितना था? 100x, अब कितना है? 75x। कितने का डिक्रीमेंट हुआ? 25x का डिक्रीमेंट हुआ 100x पे इंटू 100, आ जाता 25%। ठीक है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना चाह रहे, तो हम सीख चुके हैं। हम क्या करना चाह रहे हैं, समझिए मेरी बात। ठीक है, अगर आपको कभी भी सक्सेसिव परसेंटेज चेंज निकालना है तो एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, a प्लस बी बाई 100। ध्यान रखिएगा, ये जो फॉर्मूला है वो केवल 2 बार के सक्सेसिव परसेंटेज में चेंज में ही लगेगा। अगर आपको 3 बार में लगाना है तो इसको थोड़े से अलग तरीके से यूज करना होता है, वो जब भी क्वेश्चन आएगा तब हम देख लेंगे। ठीक है, मुझे सारे डाउट्स पता है आपके, आप जो सोच रहे हैं, वो जो डाउट आपके सामने है वो कभी ना कभी मेरे सामने आ चुका है और मैं उसे सॉल्व कर चुका हूँ। आपको जरूरत है बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की और सुनने की और समझने की चीजों को। ठीक है, इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि रमन की सैलरी पहले 50% से डिक्रीज हो गई, तो एक की जो वैल्यू है क्वेश्चन में वो है माइनस, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, -50 है और डिक्रीज हो रहा है किसका? डिक्रीज हो रहा है किसका? अगर मैं बी की बात करूं तो बी की वैल्यू कितनी है? +50। अब ये दोनों वैल्यूज उठा के मुझे इस फॉर्मूला में रख देनी है और मैं क्या बोलूंगा, ए की वैल्यू भी -50 +50 प्लस -50 इंटू 50 अपॉन 100। ठीक है, डिनोमिनेटर ये पूरा नहीं है ना, केवल लास्ट वाले पोर्शन पे ही इसका डिनोमिनेटर। ठीक है, तो -50 प्लस 50 और प्लस -50 a प्लस b प्लस a बाई 100। अब मैं इसे सॉल्व करूं तो 0 से कटा 0, 0 से कटा, ये वो -+50 -20, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, -25 अकेला बचता है, आंसर कितना? 25। तब मैं उस वाले क्वेश्चन में चलता हूँ जो हमने पहले किया था। ये बोल रहा है पहले 10% से डिक्रीज हुई, ए की वैल्यू कितनी हुई? -10, बी की वैल्यू कितनी हुई? 20। ठीक है, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 का फॉर्मूला में लगाऊंगा, ए प्लस प्लस बी बाई 100, तो कट गए। पहला हुआ -10, फिर हुआ +20, फिर हुआ -2। -10 और -2 मिलके माइनस का 12 हुआ, +20 हुआ, तो दिस इज इक्वल टू 8। तो देखिए मेरा आंसर क्या, ठीक है, 8% मेरा आंसर आ जाएगा। इसके ऑप्शंस में मिस्टेक है ना, इसके ऑप्शन 8% होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये जो चीज है, ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया। अब ऐसा एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, 25 के बोला, क्वेश्चन नंबर 25 ये बोला कि शर्ट की प्राइस पहले 15% से इंक्रीज की गई, उसके बाद 15% से रिड्यूस कर दी गई, बताइए फाइनल प्राइस क्या होगा शर्ट। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन ये बोल रहा है जो एक वैल्यू है +50, पॉजिटिव है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, और बी की जो वैल्यू है वो -50।
अगर मैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लगाऊं, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 होता है, a की वैल्यू 50 माइनस प्लस माइनस 15 ऑन 100, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। -15 टू +15 का माइनस का 225 अपॉन 100, माइनस का 225 अपॉन 100। और जब नीचे कभी भी 100 होता है तो हम 2 डेसिमल पर शिफ्ट कर सकते हैं, -2.5 परसेंटेज मेरा क्या हो जाएगा, आंसर विल बी डिक्रीजेस बाय 2.25%। ठीक है, डिक्रीजेस बाय 2.25%। आई होप आपको मेरी सारी बातें समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। अब ये भी एक वैसा ही कुछ क्वेश्चन है, एक बार आप कोशिश कीजिए कि आप इसे देखें और समझें। एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं अच्छे से। क्वेश्चन ही बोला कि नंबर को 20% से इंक्रीज किया गया और फिर वापस 20% से इंक्रीज किया गया। ओके, मतलब अगर कोई चीज 100x थी, उसे 20% से इंक्रीज किया गया तो वो 120x हो गई, और उसे वापस 120% से किया गया तो इस बार 120x का 20% दैट इज 24x निकालेंगे, और वो कितना, 44। आप सीधा ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि इस बार दोनों ही 20 पॉजिटिव, 10 प्लस 10 और 4 कितना, 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 4 इज 44% का। मतलब कोई चीज 100 थी, कितना बन गई, 144। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बाय व्हाट परसेंट शुड द इंक्रीज्ड नंबर बी रिड्यूस्ड सो एज टू गेट बैक टू द ओरिजिनल नंबर। मतलब जो बढ़ा हुआ नंबर है ना, उसको कितने से डिक्रीज करे कि वापस ओरिजिनल नंबर पे आ जाए। तो आंसर क्या होगा, 44%। बिल्कुल गलत, 44% इसका आंसर नहीं होगा। देखिए, मैंने आपको बताया था कि इस बार हमें एरो जो बनेगा वो मेरा ऐसे बनेगा, मुझे 144 से 100 पे आना है। तो 144 इस बार प्रीवियस वैल्यू है, कितने का डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ 44x, 44x का डिक्रीज हुआ। और ये डिक्रीज कैलकुलेट होगा, ये डिक्रीज कैलकुलेट 144x पे मेरी जो बेस वैल्यू होगी वो 144x रहने। मैं जब कैलकुलेट करूंगा तो 44x अपॉन 144x 200। अबे बहुत जगह x ले रहा हूं, अब x नहीं लोगे तो भी चलेगा, मैं सीधा यहाँ पे 100 120 144 लिखता तो भी आपको समझ में आती, क्योंकि ये इनिशियल क्लासेस है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम कोई वैल्यू अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो 44 अपॉन 144 अगर मैं निकालूंगा, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 7, हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 1100 अपॉन 30। अगर मैं ऑप्शंस को बड़े ध्यान से देखूं, केवल एक ही ऑप्शन मेरा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, क्योंकि मुझे इतना समझ में आ रहा है कि 1100 अपॉन 36 जो होगा ना, वो अराउंड अराउंड 30% के आसपास होगा, अराउंड अराउंड वो 30% के आसपास होगा। क्योंकि 36 इंटू 3 जो होता है ना, वो 1080 होता है। मतलब अगर ऊपर 1080 होता, ऊपर अगर 1080 होता, मेरा आंसर एग्जैक्ट 30% आता। मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए सॉल्व आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन हम कुछ ऐसी बातें समझने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें अभी तक नहीं समझाई गई है। अगर ऊपर 1080 होता तो आंसर होता 30%, लेकिन ऊपर 1080 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है तो मेरा आंसर 30% से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, एंड दैट इज, ठीक है। बाकी आप इसे नॉर्मली सॉल्व कर ही सकते हो, 550 अपॉन 18 हो जाएगा, फिर आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम वापस हमारे क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम सिंप्लीफिकेशन के देखने वाले हैं अब इसके बाद। तो हमारा क्वेश्चन है 3, क्वेश्चन नंबर 1 2 हम कर चुके हैं, और आगे भी एक दो क्वेश्चन हम सक्सेसिव परसेंटेज के कर चुके हैं। ये हमें क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन हमें बोला 12% और 15% ऑफ 5/6 ऑफ 240। भाई अब ये तो बॉड मास की बातें हैं, बॉड मास पढ़ाई है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। मैथमेटिक्स में जब भी कोई कैलकुलेशन हो रही है तो उसके कुछ कायदे नियम होते हैं, और वो होता है बॉड मास। चलिए, तो सबसे पहले इस बात को हम लिख लेते हैं। 12% का मतलब होता है 12/100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 15% होता है 15/100 मल्टीप्लाई 5/6 240। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल होगा, कट हुआ 4 टाइम्स, 4 से कट होगा 25 टाइम्स,
25 से कट होगा 5 टाइम्स, 5 से कट होगा 3 टाइम्स, तो न्यूमरेटर में हमने देखा 12 इंटू बचा और डिनोमिनेटर में 10 बचा बाई 10 इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए 3.6 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, तो बहुत ही इजी सी बात थी, छोटा सा क्वेश्चन था। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन भी आपके कई बार एग्जाम्स में आते हैं जिसमें परसेंटेज इंक्लूडेड होता है। आप बहुत सारे एग्जाम्स में देखिए सिंप्लीफिकेशन अच्छे क्वेश्चन हैं जो कैलकुलेटिव होते हैं, वो हम सिंप्लीफिकेशन एज ए चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपका परसेंटेज अच्छा है तो ऑटोमेटिकली आपको वहां पे थोड़ा सा एडवांटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, नंबर 4, 21% of 36% of 7 by 9 of 725. Okay, so this is 21 upon 100 upon 100, 7 by 9, 720. ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम 9 से कट करते हैं, 4 से कट करते हैं, 5 टाइम्स, तो हम 5 से कट, 5 अंदर 5, फिर आया, फिर 4 जा 20, हो गया 5 टाइम्स, 5 से कट हुआ, कितना हो जाएगा 5, क्या आ जाएगा 21 ऑन 100। ठीक है, समझे मेरी बात, इसे हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, और ऊपर वाली वैल्यू हम सॉल्व करेंगे, 4 डेसिमल ऊपर शिफ्ट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मुझे पता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम पे 21 मल्टीप्लाई हुआ है 30 और 7 मल्टीप्लाई, मतलब कि 7 तो कहीं कटने से रहा, 7 तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, और 9 भी, 9 यहाँ से कट जाएगा फिर भी, लेकिन 21 के अंदर 3 जरूर एग्जिस्ट करेगा। मेरा जो भी आंसर आने वाला है सबसे पहले वो 3 का मतलब मल्टीपल होने वाला है। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है आप सारे नंबर्स को जब ऐड करोगे, सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3। यहाँ पे देख, 6 plus 3 9, 9 plus 2 11, 11 plus 4 is 15, so this can be my answer, this can be my answer, 10 15 this can also be my answer, 6 10 14 this can never be my answer, sum of the digits is 14 और 14 3 का मल्टीपल नहीं होती है। अब मैं इसको करूं, ये भी आ रहा है 15, ये भी मेरा आंसर हो सकता है, मतलब 3 के डिविजिबिलिटी रूल से मैंने एक ऑप्शन एलिमिनेट किया। अब मैं 7 का डिविजिबिलिटी, अगर मैं 7 की बात करूं तो 7 यहाँ पे हुआ 46.2, 7 6 आर 42, ओके 7 6 आर 42 हुआ, फिर 42 वापस हुआ, फिर 3, तो ये तो नहीं हो रहा 7, ठीक है। 7 से डिविजिबल बात करूं, 7 से डिविजिबल 43.2, 7 6 आर 42, फिर 12, फिर 7, तो ये भी 7 से डिविजिबल हो रहा है, और इसको देखो 7 6 आर, और ये भी 7 से डिविजिबल हो रहा है, मतलब दो नंबर मेरे 76 7 से डिविजिबल हो रहे हैं, और 3 से भी ये दोनों नंबर डिविजिबल हो रहे हैं। ठीक है, अब मेरे पास क्या ऑप्शन है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो मैं 29 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करूंगा या करूंगा। मैं आपको जो बताना चाह रहा था वो ये बताना चाह रहा था, अभी भी अब मेरे पास ऑप्शंस है इसको सॉल्व करने के, लेकिन मैं अभी उसमें डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा हूं, क्योंकि वो हम अलग ट्रेजेक्टरी में चले जाएंगे। मैंने दो ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए जस्ट बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन को देखा और उसे कर दिया सॉल्व। ठीक है, अगर मैं फिर भी अगर देखना चाहूं तो मैं यहाँ पे बता सकता हूं कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए समझिए, यहां तक अगर मैं सॉल्व कर चुका हूं इसे, मैं इसके नंबर को देख के बता सकता हूं, और ये 1 है, ये 7 है, और ये 9 है। 1 into 7 will be 63, last digit is 3, है ना, last digit is 7 sorry, and 7 into 9 will be 63, last digit will be आंसर की लास्ट डिजिट। ठीक है, ये भी मैं कर सकता हूँ, मैं 29 की टेबल अगर मुझे आती तो मैं 29 की डिविजिबिलिटी भी लगा के देख सकता। बहुत बार क्या होगा स्टूडेंट्स, ऐसा कि आपके सामने क्वेश्चन होगा, आपको उसे सॉल्व नहीं करना है, बहुत छोटी 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 ऑब्जर्वेशन करके आप उस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बोल रहा है, फ्रॉम द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर 10% इज डिडक्टेड एज हाउस रेंट, 50% ऑफ द रेस्ट ही स्पेंड ऑन कन्वीनियंस, 20% ऑन द रेस्ट ही इनकम टैक्स, 5% ऑन बैलेंस ही ऑन एंटरटेनमेंट, और हमें बोला गया है कि उसके पास जो पैसे बचे हैं वो 5814 हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे और देखते हैं कि हम कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में जो हम कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो ये है कि हम जो भी चीज रिमेनिंग रहेगी उस पर फोकस करेंगे। जैसे फ्रॉम द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर 10% इज हाउस रेंट, तो देखिए एक तरीका का स्टूडेंट्स ये अप्रोच करते हैं कि सर 100x मान लेते हैं,
फिर हम उसका पहले 10% निकालेंगे, फिर माइनस कर लेंगे, जो भी आएगा उससे 50 निकालेंगे, माइनस कर लेंगे 20%, 5%, ऐसे ऐसे बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। चलिए, तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस चीज की सैलरी को, इस ऑफिसर की सैलरी को हम एक्स एज्यूम करते हैं। आप चाहे तो 100x भी कर सकते हैं, एक्स एज्यूम कर रहा हूँ। अब अगर इसकी सैलरी एक्स है, अब बड़े ध्यान से समझना मेरी बात, और एक बार में समझ जाओगे आप। 10% डिडक्ट किया गया हाउस रेंट पे। अगर मेरी सैलरी एक्स है और 10% रिड्यूस हो गया एज हाउस रेंट, तो मेरे पास उस सैलरी का 90% बचा। मेरे पास उस सैलरी का कितना बचा? तो दिस इज व्हाट रिमेनिंग। मुझे नहीं पता इसके अंदर पीछे क्या है, लेकिन ये रिमेनिंग है। सर्कल के अंदर वाली वैल्यू पे ध्यान मत देना, बस जो मैंने सर्कल बना दिया इतना मेरे पास अब बचा है। 15% ऑफ द रेस्ट ही स्पेंड्स ऑन ट्रांसपोर्ट, मतलब वो ट्रांसपोर्ट आ जा रहा है ना, तो जब भी वो कर रहा है कम्यूट, तब उसके वो यूज आ रहा है। बचे हुए का 15% भी खर्च हो गया। अब देखो, अगर ये बचा हुआ था ना, ये चीज अगर बची हुई थी, मेरे हाथ के पीछे जो भी लिखा हुआ है, इसका 15% अगर खर्च हो गया ना, तो इस चीज का 85% रिमेनिंग है। इस चीज का, इस सर्कल के अंदर जो भी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसके अंदर से 15% माइनस करना है, जो भी रिमेनिंग है उसका भी 15% जब आप निकालोगे तो वो उसका 85% है। अब ये ब्रैकेट मैंने लगा दिया ना, इतना पैसा मेरे पास बचा हुआ है। अब उसका भी 20% मैंने इनकम टैक्स में दे दिया, तो उसका जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है उसका भी 80% बचा। अभी क्या बचा? और अब जो बचा था उस पर मैं ये ब्रैकेट लगा देता हूं। अब ये जो भी बचा ना, उसका भी 5% एंटरटेनमेंट में खर्च हो गया, मतलब जो बचा था उसका 95% मेरे पास बचा। और ये वैल्यू किसके बराबर दे रखी है? 5815, ठीक है, 5814 के बराबर दे रखी है। x इंटू 90/100 टू 5/100 95/100 टू 5। हमें इसे सॉल्व करना है, तो x की वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर आ जाएगी। चलिए, तो इसे धीरे धीरे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं जीरो और इस जीरो से ये दोनों जीरो कट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसे क्या देता हूँ 17, 5 से कट करके ये हो जाएगा 20, ओके, ये हो जाएगा 19, जाएगा 20% 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाओ। तो x की जो वैल्यू होगी वो होगी 514 20 20 कौन 970 के मुझे कैलकुलेट करना है। तो आप देखेंगे कि मैं इसको 9 से कट कर लेता हूँ, ठीक है। 6 9 जा 54, 41, ओके, 41 इज रिमेनिंग, 4 जा 36, 54 अगेन, 6 9 जा 54, तो 646 9 से कट करने के बाद आया। अब मैं 17 से कट करूं तो 17 3 जार 51, बाद कितना 136, और ये होता है 8 टाइम्स। फिर 19 से ये 38 कितनी बार कट होगा? 2 टाइम्स, और 2 से ये 4 होगा 2 टाइम्स कट, और 2 कट हो जाएगा। मेरे पास 10 बचा, 50 बचा, 20 बचा, 10 बचा, 50 बचा, दैट विल बी इक्वल टू 1000, 10,000 10,000 10,000 will, ऑप्शन नंबर 10,000 will राइट आंसर। स्टूडेंट्स, तो मेरी बात समझे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम आगे भी करने वाले, कंसेप्ट हमारे यूज आने वाले हैं। अब हम इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे सेकंड लेक्चर में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, रिवाइज करते रहिए जो भी आपने पढ़ा है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।